नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी एस्ट्रो पॉइंट से आपके अपने चैनल से। आज हम बात करेंगे ओशो की कुंडली के बारे में। जैसे हमारे कई फ्रेंड्स जानना चाहते थे कि हमें मैसेज आ रहे थे कि सर आपने सेलिब्रिटीज़ की कुंडली के बारे में भी बहुत अच्छा समझाया है और पॉलिटिशियंस के बारे में थोड़ा आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझाइए कि कौन से ग्रह उनके स्ट्रांग होते हैं जो इस चीज़ में जा सकते हैं। और उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लाइक कीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और पर्सनल वीडियो के लिए हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए सुमित सर, स्टार्ट करते हैं आज ओशो की कुंडली पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सेठी पश्चिम भारत से आपका सुरादर फ्रेंड जैसे ही बताया प्रतिभा जी ने आपको, अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की, ऐसे कौन कौन से योग होते हैं जो हमें स्पिरिचुअलिटी में लेके जाते हैं। तो अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की, या हम बात करें अपने धार्मिक गुरुओं के बारे में बात करें जो अब तक हुए हैं, जो अच्छे खासे जिन लोगों ने जिनका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त था, तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है ओशो का दिमाग में आता है। इनसे बड़ा गुरु, मैं खुद उनका पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत मेरा अगर बात करें मेरे मोबाइल की, तो करीब आधी मेमोरी तो मेरी इनके डिस्कॉर्ड से ही भरी पड़ी है ओशो जी के। तो इनसे बड़ा गुरु शायद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जिनको उन्होंने छोड़ा हो, या चाहे वो गौतम बुद्ध के बारे में, गुरु नानक के बारे में, इनफैक्ट गांधी जी के बारे में इन्होंने बहुत बड़ी बातें करी हैं। अपने वक्त से आगे रहने वाले थे, इन्होंने काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हमारी दूर करी थी। वो बातें जो उन्होंने आज से 40 साल 50 साल पहले करी थी, आज जो बातें आज तक वैलिड और आगे भी चलती चली जाएंगी। तो दोस्तों, अगर ऐसे कौन कौन से ऐसे ग्रह होते हैं, ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जो इतना बड़ा राजयोग देते हैं कि आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो ना सिर्फ इंडिया के अंदर है बल्कि अक्रॉस द ग्लोब है। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स और क्या इंडिया, हर जगह उनके फ़ैन फॉलोइंग, इतने ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग, इतने ज़्यादा उनके शिष्य कि बस शायद आज तक देखे भी नहीं गए। सर इस चीज़ में भी क्या फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा ज़रूरी होती है? बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर प्रतिभा जी, उसमें अगर आप मान लीजिए आप गुरु हैं, अगर कोई आपको सुनेगा ही नहीं तो आपकी गुरु की, आपके जो संख्या नहीं बढ़ेगी तो आप किस तरह के गुरु होंगे? एक छोटे मोटे गुरु बन के आप रह जाएंगे। तो लेकिन अगर हम बात करें ओशो की, तो इनके तो गुरु तो लाखों करोड़ों में थे और आज तक है इनके गुरु। ये बोलते हैं और लोग सुनते हैं, इनको सुनना पसंद करते हैं। देखिए 1990 में इनकी डेथ हुई थी, तो तकरीबन कितने 30 साल 20-22 साल हो गए इनके डेथ को हुए, इनको गए हुए। तो उसके बावजूद भी अगर हम लोग 30 साल हो गए, इनफैक्ट 30 साल पहले जो उनकी बातें कही गई थी, आज भी उनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। पुणे में इनका आश्रम है, आज भी लोग वहाँ पे जाते हैं, साधना करते हैं, वहाँ पे जाके मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं। तो उनकी जो बातें की थी आज भी वैलिड है। चलिए समझते हैं हम ओशो की कुंडली के बारे में। इनका लगन सेकंड वृषभ है और राशि इनकी धनु है। देखिए, हाँ, मैं पहले थोड़ी सी इनके जनरल बातें करता हूँ प्रतिभा जी, फिर हम आते हैं मेन चीज़ें। देखिए दोस्तों, एक पहले मैं आपको बात बताऊँ, पहले मैं बात करूँगा राजयोग की। ऐसे क्या राजयोग थे कि गुरु तो बहुत हुए हैं, लेकिन आज कई गुरु तो जेल के अंदर जाके बैठे हुए हैं। और ऐसे कौन से गुरु हैं जिनको दुनिया मानती है, और जिन ना सिर्फ मानते हो, उन गुरु ने भी ऐसा नहीं कि धन अपना घर बार छोड़ो, उनके पास भी ऐशो आराम की बहुत चीज़ें थी। एक टाइम था जब हमारे पास खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, लोग साइकिलों पे घूमा करते थे। ओशो के पास रॉयल्स रॉयल्स का एक काफ़िला हुआ करता था अपना, लोग देखते थे एक के बाद एक उनके पास रॉयल्स रॉयल्स की गाड़ियाँ थी। क्या ऐसे योग थे कि एक धर्मगुरु के बाद भी इतनी सारी गाड़ियाँ थी? क्या राजयोग थे, क्या उनकी वाणी थी? देखिए दोस्तों, अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और, अब जब भी हम ओशो के बारे में बात करेंगे ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? एक उनकी छवि अगर आएगी तो 3 चीज़ें दिमाग में आती हैं। एक आता है उनका कम्युनिकेशन स्किल, बोलना, उनकी वाणी में गज़ब का जादू था। दूसरा दोस्तों क्या आता है? उनकी नॉलेज, वो तो चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हुआ करते थे, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में उनको नॉलेज नहीं हुआ करती थी। और तीसरा उनकी फ़ैन फॉलोइंग। मैं तीनों ही टॉपिक को टच करूँगा। तो पहले हम बात करें उनका राजयोग के बारे में। जैसे मैं हमेशा शुरू करता हूँ, देखिए जैसे ही बताया आपको प्रतिभा जी ने, इनका जो लगन है वृषभ लगन है, क्योंकि नंबर 2 है यहाँ पे लगन इसका वृषभ, और वृषभ का जो लॉर्ड बनता है वो होगा शुक्र। देखिए ये 8th हाउस के अंदर है, ये शुक्र। इनकी जो राशि बनती है, यहाँ पे चंद्रमा होता है, मून, जो कि हमारी और आपकी राशि बनेगी, वो है धनु। धनु का लॉर्ड होता है गुरु, यानी कि बृहस्पति, जो कि कर्क राशि में उच्च का है। सूर्य राशि, यहाँ पे सूर्य प्लेस जो होगा वो है वृश्चिक। ये देखिए वृश्चिक, ये यहाँ पे सूर्य प्लेस्ड है, इसका लॉर्ड है मंगल, वो भी 8th हाउस के अंदर है। तो दोस्तों आप एक चीज़ देखिए कि लगन का लॉर्ड शुक्र, सूर्य राशि का लॉर्ड मंगल, दोनों कंबाइन करके बैठे हुए हैं। और मैंने आपको हमेशा कहा, जब लगन के लॉर्ड्स कंबाइन करेंगे तो राजयोग जागृत हो जाता है, बहुत बड़ा राजयोग होता है। और तीसरा अगर आप देखेंगे, वृषभ का मैंने बताया आपको शुक्र यहाँ पे, सूर्य राशि का बताया मैंने आपको मंगल यहाँ पे, और एक तीसरा बनेगा हमारा धनु राशि। ये अगर हम बात करें इसको चंद्र राशि, चंद्र राशि का लॉर्ड देखिए आप गुरु बनते हैं, जो कि एक्सॉल्टेड है। तो 2 इकट्ठे बैठे हैं और एक एक्सॉल्टेड। तो दोस्तों मतलब बेइंतहा राजयोग, बेइंतहा। फिर से 8th हाउस में 4 से 5 प्लेनेट है, तो मतलब ये कुंडली ये भी बहुत अच्छी है। प्रतिभा जी, अगर आप एक बात ध्यान में रखें, हमने पीछे कुंडली डाली थी अमिताभ बच्चन साहब की, अगर आप इस कुंडली को देखेंगे ना, तो एकदम से आपको अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली याद आ जाएगी। उनके भी 8th हाउस में 4 या 5 प्लेनेट है,
और सब जानते हैं उनकी वाणी के बारे में, उनके अभिनय के बारे में, उनसे बड़ा कुछ स्टार हुआ नहीं आज तक। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 2 लगन के स्वामी इकट्ठे बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखिए शुक्र और मंगल यहाँ पे इकट्ठे बैठे हुए हैं, और गुरु यहाँ पे एग्जॉल्टेड होकर तीसरे लगन के स्वामी। दूसरी बात दोस्तों, एक धर्म गुरु के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जुपिटर जो होता है वो धार्मिक प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है। 9th हाउस भी स्पिरिचुअलिटी के लिए ही होता है, धर्म के लिए होता है। तो अब एक चीज़ नोटिस करिए, धर्म का प्लैनेट धर्म वाले हाउस को देखेगा और वो भी एग्जॉल्टेड होके, तो उचका होके, तो उसके बाद तो फिर स्पिरिचुअलिटी वाली जो बात है बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी पे आ जाती है। तो कोई शक नहीं रहेगा किसी को भी स्पिरिचुअलिटी पे आने के लिए। तो प्रतिभा ये एक चीज़ थी जो बहुत ज़बरदस्त योग है, जो बहुत कम राजयोग में होती है। और दूसरी बात दोस्तों, यही गुरु अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो गुरु सूर्य, यहाँ पे सूर्य को देखता है जो कि जनता का भी लॉर्ड है। 4th हाउस में आपको हमेशा बताता हूँ जनता, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त। और ना सिर्फ सूर्य के गुरु के एस्पेक्ट के साथ है, सूर्य हमारा केंद्र के अंदर बैठा हो 7th हाउस के अंदर, और 1st हाउस को देखता है। सर इसका मतलब जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी में जाना, उनका 4th हाउस भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ना सिर्फ 4th हाउस बल्कि जुपिटर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और शनि का भी, क्योंकि शनि रिसर्च में लेके जाता है। अच्छा प्रतिभा जी, उससे पहले एक चीज देखें यहाँ पे कि ये क्या है। आप देखिए दोस्तों, इसमें केंद्र क्या होता है, केंद्र के लॉर्ड्स, कई लोग पूछते हैं केंद्र क्या होता है। देखिए केंद्र होता है 1st, 4, 7, 10 हाउसेज। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सूर्य बनता है केंद्र का लॉर्ड, 4th का लॉर्ड, मंगल बनता है 7th का लॉर्ड, शनि बनता है आपका 10th का लॉर्ड, और शुक्र बनता है आपका 1st का लॉर्ड। 4 केंद्र होते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं 2 त्रिकोण। यहाँ पे अगर आप देखेंगे त्रिकोण होता है 5 और 9, ये होगा, ये 5 और ये 9। इसका लॉर्ड क्या है, बुध, और शनि यहाँ पे 9th का लॉर्ड है। तो जितने ये केंद्र और त्रिकोण के प्लैनेट आपस में कंबाइन करेंगे, उतने ही ज़्यादा राजयोग होंगे, उतने ही ज़्यादा पैसा होगा, उतने ज़्यादा नेम एंड फेम भी होगा। ये आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि आप सब अपनी कुंडली से मैच कर सकते हैं। मतलब त्रिकोण और केंद्र के लॉर्ड जब पार्टिसिपेट करेंगे आपस में, जितने ज़्यादा कंबाइन करेंगे, उतना ही बड़ा राजयोग होते चले जाएगा। तो ये, और एक चीज़ और दोस्तों, क्योंकि वृषभ लगन की कुंडली है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि वृषभ लगन की कुंडली इकलौती कुंडली इसमें ऐसी है जिसमें जो शनि होता है वो बनता है 9th और 10th का लॉर्ड, साइमल्टेनियस लॉर्ड ऑफ 9th एंड 10th। 9th हो गया आपका त्रिकोण का लॉर्ड, और 10th हो गया आपका केंद्र का लॉर्ड। तो शनि अगर इस कुंडली में स्ट्रांग होगा वृषभ लगन वालों के लिए, तुला लगन में भी शनि 4th और 5th का ही लॉर्ड बनता है, केंद्र और त्रिकोण का। ऐसा लोग अगर शनि स्ट्रांग होगा तो इतनी ऊंचाइयाँ दे देगा आपको, इतनी ऊंचाइयाँ दे देगा कि आप पूछे मत। तो प्रतिभा जी चलिए शुरू करते हैं। फिर से उनको ये भी कि कहीं ना कहीं अपने कर्म भी ठीक होने चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन हाउस का भी लॉर्ड शनि है यहाँ पे। और दूसरी बात अगर क्या होती है, अगर हम बात करें किसी को स्पिरिचुअलिटी में जाना है, किसी को धार्मिक गुरु बनना है, किसी ने अपने चाहते हैं कि उनके इतने शिष्य और वो बोले और लोग सुने, तो उसके लिए रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ पे भी बात करेंगे, मान लीजिए आपने गीता पे बात करनी है, रामायण पे बात करनी है, महाभारत पे बात करनी है, या भगवान राम के बारे में बात करनी है, किसी भी टॉपिक पर अगर आपने बात करनी है, गौतम बुद्ध के बारे में बात करनी है, तो आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ओशो के पास तो इतनी नॉलेज थी कि शायद इस जन्म में तो हम लोग उनको छू भी नहीं सकते। तो नॉलेज के लिए हम लोग देखते हैं 8th हाउस, रिसर्च के लिए हम लोग देखते हैं 8th हाउस। प्रतिभा जी 8th हाउस में अगर आप देखेंगे, जैसे भी आपने बताया, शुक्र, शनि, चंद्रमा, मंगल और बुध, ये 5 प्लैनेट हैं यहाँ पे। इतने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स अगर 8th हाउस के अंदर आके बैठ जाएंगे तो इससे ज़्यादा रिसर्च इंसान कोई नहीं कर सकता। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे, जितने बड़े बड़े आपके रिसर्चर्स होंगे, जितने बड़े बड़े आपके पोइट्स होंगे, ऑथर्स होंगे, या वो डॉक्टर्स होंगे जो रिसर्च करते हैं, कैंसर में रिसर्च करते हैं, या अगर हम मान के एड्स के बारे में रिसर्च करते हैं, उनका 8th हाउस स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। बिना 8th हाउस स्ट्रॉन्ग किए नहीं हो सकते। मतलब डॉक्टर्स के लिए भी 8th हाउस स्ट्रॉन्ग होना मस्ट है, खासकर वो जो रिसर्च में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होंगे। अगर हम बात करें तांत्रिक जो होते हैं, हीलर्स जो होते हैं, तांत्रिक को भी 8th हाउस स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, बिकॉज इसको हम कहते हैं ब्लैक होल। इनफैक्ट जितनी गूढ़ नॉलेज होती है, जितनी ऐसी नॉलेज है जो सामने वाले को नज़र नहीं आती, 8th हाउस। जिनके पास एक कहते हैं 6ठी इंद्री है, 6th सेंस है जिनके पास, 8th हाउस। तीसरी आंख है जिनके पास, जो आने वाली घटनाओं को पहले ही देख लेते हैं, 8th हाउस। तो ओशो के बारे में तो कहा जाता है कि उनके पास तीसरा नेत्र भी था, उनके पास 6ठी इंद्री भी थी, उनका जो इंट्यूशन पावर थी उसका तो मुकाबले नहीं है। आने वाली घटना, वो तो अपने पिछले जन्म को भी खैर देख पाया करते थे, उनका इतनी पावर थी, अपने पिछले जन्म के बारे में लोगों को बातें बताया करते थे। तो 8th हाउस जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अमिताभ बच्चन साहब के यहाँ पे 4 कुंडली है, तो समझ सकते हैं अमिताभ बच्चन साहब की नॉलेज कितनी ज़बरदस्त है, वही ओशो के साथ है। तो अब आप पूछेंगे प्रतिभा जी इसमें कम्युनिकेशन स्किल कैसे था इतना। देखिए 8th हाउस में देखिए 1st का लॉर्ड शुक्र, शनि प्रोफेशन का लॉर्ड, चंद्रमा अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, चंद्रमा कहाँ गया जी, चंद्रमा आपका 3rd का लॉर्ड जहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं, मंगल केंद्र का लॉर्ड, ये 3rd हाउस सेल्फ के लिए भी तो होता है, 3rd हाउस सेल्फ के लिए हो, तो यहाँ पे गुरु भी ऑलरेडी बैठे हुए हैं। और बुध जो है यहाँ पे वाणी का भी लॉर्ड है। और अपने हाउस को देखते हैं, 1 2 3 4 5,
जब 5 प्लैनेट कम्युनिकेशन वाले हाउस को देखेंगे और बुध जो कि यहाँ का लॉर्ड भी है अपने ही हाउस को सेकंड देखेगा। हाउस स्पीकिंग स्किल्स के लिए स्पीकिंग के लिए होता है, ये होता है स्पीकिंग के लिए। और बुध जो यहाँ का लॉर्ड है अपने ही हाउस को देखेगा 4 अलग प्लैनेट के साथ, तो स्पीकिंग स्किल्स तो बिंदास हो जाएंगी। ऐसे स्पीकिंग स्किल्स हो जाएंगे दोस्तों कि जब जो बोलता है ना तो सामने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, बस उनको समझ नहीं आता, वो लगता है वो बोलते रहे सामने वाले इंसान। बच्चन साहब के बारे में ये कुंडली होती है। वो सभी लोग जो सिंगिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सभी लोग, शुक्र मतलब स्वीट वॉइस भी होता है, स्वीट वॉइस भी होता है और अभिनय भी होता है। और वो सभी लोग जो आरजे बनना चाहते हैं या जो लोग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वॉइस ओवर आवाज होना अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। और वॉइस ओवर आर्टिस्ट टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, बिकॉज जब तक बोलेंगे स्टूडेंट नहीं सुनेंगे। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होने जरूरी होंगे। यहाँ पे तो बुध जो है सेकंड का लॉर्ड सेकंड हाउस को ही देख रहा है, तो ये इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। और दोस्तों एक बात और बताता हूँ मैं आपको, देखिए ना सिर्फ बुध अपने हाउस को देख रहे हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन वाला हाउस को, कम्युनिकेशन को प्रॉस्पेरिटी पे लेके जा रहा है। शनि जो यहाँ पे रिसर्च के लिए हेल्प करता है, वो अपने ही हाउस अपने 3rd एस्पेक्ट से 10th यानी कि प्रोफेशन को देख रहा है। तो प्रोफेशन का लॉर्ड 8th के अंदर और 8th का लॉर्ड 2nd में, यानी कि प्रोफेशन और स्पीकिंग का भी आपस में कॉम्बिनेशन बना है। यानी कि प्रोफेशन आपका वो होगा जहाँ पे आपकी स्पीकिंग आपका मुख्य आपका एसेट होगा। सबसे बड़ा शस्त्र जो होगा आपके पास स्पीकिंग होगा, वो यहाँ से मतलब स्पीकिंग। और क्योंकि शनि यहाँ पे तो रिसर्च, शनि जो होता है सर जिनका बड़ा स्ट्रांग होता है, कहते हैं ना वो अकेला करने के लिए तभी लोग रिसर्च में जाते हैं, रिसर्च में समाज फैमिली सब छोड़ के रिसर्च पे चले। बहुत बढ़िया बात। और सबसे बड़ी बात, शनि जो होगा ना वो आपको 3rd आई या हम कहें कि इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा देता है। और खासकर 8th हाउस में शनि आ जाएगा, जिन लोगों को भी 8th हाउस में शनि होगा वो ध्यान में रखिए, वो लोग PhD कर सकते हैं, वो लोग रिसर्च में जा सकते हैं। अपनी अपनी कुंडली देखिए, अगर 8th हाउस में शनि है आपका और फ्रेंडली साइन के अंदर है तो मान के चल सकते हैं कि आप किसी भी फील्ड में जाइए रिसर्च कर सकते हैं। और इस तरह की कॉम्बिनेशन आपको कम्युनिकेशन स्पिरिचुअलिटी के लिए शनि स्ट्रांग होना भी बहुत मस्ट है, क्योंकि वही अपने घर को अपनी फैमिली को छोड़ के भगवान की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो पाएगा। शनि के साथ जुपिटर भी देखिए, धार्मिक प्लैनेट धर्म वाले घर को देखते हैं। और दोस्तों देखिए, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ना सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 एक अपने 5th एस्पेक्ट से सूर्य को देख रहे हैं, 6 7 धर्म वाले घर को देख रहे हैं, 8 9 अपनी राशि को देख रहे हैं यहाँ पे इनकम वाले उसको। तो उसने गेंस और इनकम में प्रॉस्पेरिटी पैदा कर दी। तो यहाँ पे तभी ओशो के पास इतनी गाड़ियाँ थी, इतना सब कुछ था उनके पास, इतना बड़ा उनके पास, मतलब कौन सी ऐसी कंट्री नहीं होगी जहाँ पे उनका आश्रम नहीं है आज के डेट में भी। उनके डेथ होने के बाद, उनकी गद्दी छोड़ने के बाद भी आज भी लोग उनको पूछते हैं, उनकी इतनी एसेट्स हैं, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रतिभा जी इसमें एक चीज़ हम और देखें, अगर जैसे मैंने अभी बताया कि कौन कौन से राज, आप लोग भी देखिए जिनकी कुंडली के अंदर से योग बनते हैं ना, आगे बढ़िए, घर मत बैठिए, निकलिए अपने चादर से बाहर निकलिए, एक्शन मोड में आ जाइए। ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए त्रिकोण और केंद्र के यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अब देखिए यहाँ पे शुक्र, अगर आप नोटिस करेंगे शुक्र यहाँ बैठा है बुध के साथ, इसमें आप नोटिस कीजिए शुक्र हो गया आपका केंद्र का लॉर्ड, सॉरी शुक्र आपका केंद्र का लॉर्ड हो गया। किसके साथ है? बुध के साथ, बुध त्रिकोण का। तो शुक्र और बुध यहाँ पे आके इन्होंने एक राजयोग पैदा करा। शुक्र और बुध जब भी साथ होंगे सर वो राजयोग होगा? नहीं राजयोग नहीं होगा, वो यहाँ पे त्रिकोण का लॉर्ड है, केंद्र का लॉर्ड है, इसीलिए। दूसरा अगर आप नोटिस करेंगे मंगल भी यहाँ पे अगर देखेंगे शुक्र के साथ है, आप नोटिस करेंगे मंगल कहाँ है? मंगल केंद्र, शुक्र भी केंद्र, और शुक्र यहाँ पे त्रिकोण का भी लॉर्ड है। फर्स्ट हाउस को हम लोग त्रिकोण भी कहते हैं। दूसरा राजयोग, सूर्य यहाँ पे केंद्र का लॉर्ड है, जैसे मैंने बताया 4th हाउस केंद्र का होता है, 7th हाउस में बैठे वो भी केंद्र, केंद्र का लॉर्ड केंद्र के अंदर। एक और राजयोग यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे शनि भी यहाँ पे है, शनि और शुक्र भी है, शनि केंद्र शुक्र त्रिकोण, एक और राजयोग। तो अगर आप गिनती करते चलिए इनके जितने भी राजयोग हैं 8th हाउस के अंदर है रिसर्च वाले, और सारे के सारे राजयोग के थे, उन्होंने अपना इफेक्ट डाला इनके कम्युनिकेशन और वेल्थ, ये वेल्थ का भी होता है। सर शुक्र जो होता है पर्सनालिटी के लिए, मतलब तभी इनकी पर्सनालिटी भी अच्छी थी। पर्सनालिटी इनकी ज़बरदस्त पर्सनालिटी थी, लोग इनको देखा करते थे। तो वो, और एक और मैं आपको दोस्तों बात बताता हूँ, 5th हाउस जो होता है ये होता है आपकी थिंकिंग पावर पे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल। तो 2nd हाउस को आ गया प्रैक्टिकलिटी पे, आपकी हाजिर जवाबी पे। कहा जाता है कि ओशो से ज़्यादा बड़ा हाजिर जवाब वाला इंसान कोई नहीं था, हर चीज़ का तर्क उनके पास था, हर चीज़ का आंसर था। तो वो देखिए हम लोग देखते हैं 5th हाउस से, केतु तार्किकता के लिए होता है, प्रैक्टिकलिटी के लिए होता है, हाजिर जवाबी के लिए होता है। 5th हाउस में केतु का आना, वही मरकुरी की राशि के अंदर, बुध की राशि के अंदर जो कम्युनिकेशन के लिए होती है, इस केतु ने उनकी ज़ुबान को और धार दी, उनकी तार्किकता को और धार दी, उनके अगर हम बात करें एक प्रेजेंस ऑफ माइंड को और ज़्यादा तेज धार दे दी। तो ये केतु ने, और यही केतु उनके 1st हाउस को भी देखता है। 1st हाउस को देखा केतु, जो कि यहाँ पे लक का भी, लक को भी 1st हाउस में लेकर गया, उनकी शार्प माइंड को भी 1st हाउस में लेकर गया, उनके तार्किकता को भी 1st हाउस में, यानी और सेल्फ का हाउस होता ही है ये, मैं हमेशा बताता हूँ आपको,
सेल्फ, तो सारी क्वालिटीज उनके सेल्फ के अंदर आ गई थी। तो ये अगर जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी में जाना चाह रहे हैं, स्पीकिंग वाली फील्ड में जाना चाह रहे हैं, ये कुंडली ना सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए प्रतिभा जी, ये रिसर्च के लिए भी है, रिसर्च के लिए भी, कम्युनिकेशन वाली फील्ड, आरजेस के लिए, डांसर्स के लिए, मीडिया में जाना जिन लोगों ने उनके लिए भी है, मोटिवेशनल स्पीकर, वो सभी ऐसे होते हैं। वो सभी लोग जिनके आगे 1000 लोग भी खड़े, उनको माइक पकड़ा दिया जाए तो वो लोग माइक पकड़ कर आराम से कॉन्फिडेंटली बात कर लेंगे। और अब बताइए प्रतिभा जी, कुछ अगर आपके माइंड में कोई बात हो, किसी ने पूछना हो तो, एज एन इंडिविजुअल अगर कोई बात माइंड में हो आपके। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। जैसे कि प्रतिभा जी ने एक पॉइंट रेज किया था कि 10th हाउस होता है कार्मिक। 10th का लॉर्ड जब 10th हाउस को देखेगा तो कार्मिकता बहुत ज़्यादा आ जाती है, धार्मिकता बहुत ज़्यादा आ जाती है, इंसान कर्म प्रधान हो जाता है। तो ओशो जो थे वो कर्म प्रधान भी खूब ज़्यादा थे। तो उनकी अगर हम बात करें, कर्मों की बात करें, उनके धर्म की बात करें, दोनों पैरेलल ही साथ चला करते थे। और इनके कर्म और धर्म साथ साथ चलेंगे, उनको दुनिया पूछती है फिर। बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं इसके बाद, और हमने सबने देखा ये कि उन पे कोई आज तक एलिगेशन नहीं लगा। एलिगेशन लगा था लेकिन बाहर निकलता है वो, उनकी बड़ी खूबी थी। अमेरिका में उनको जेल में भी डाला गया था अमेरिका में, लेकिन इतना डर गई थी अमेरिका की सरकार उनसे, उनके इतने शिष्य बन गए थे, इतनी मान्यता हो गई थी, वहाँ की थ्योरीज को तोड़ने में लगे हुए थे, इतनी सरकार डर गई थी उनकी कि उनको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन प्रेशर की वजह से, पब्लिक के प्रेशर की वजह से उनको बाहर लेकर आना पड़ा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ दोस्तों जाने से पहले, कि ये जो उनकी वाणी उनका सबसे बड़ा हथियार थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जाने गए थे, आज भी जाने जाते हैं। कितनी किताबें उन्होंने लिख डाली, कितने उनके डिस्कोर्सेज हैं, हर एक के पास होंगे उनके डिस्कोर्स। पूरा अगर हम बात करें, नेट उनका पूरा भरा पड़ा है, वेबसाइट भरी पड़ी है उनकी। तो जो वाणी उनकी सबसे बड़ा उनका धार था, वही वाणी उनकी आगे जाके उसी वाणी ने उनको धोखा दे दिया। और आखिर कोई 2-3 सालों में तो उन्होंने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था, उनकी मुँह से आवाज़ निकलनी बंद हो गई थी। उसका रीज़न कहा जाता है कि शायद उनको अमेरिका के जेल में उनको शायद एक इंजेक्शन दिए गए थे, स्लो पॉइजन दिया गया था। तो वो भी मैंने एक बार एक पोस्ट डाली थी ओशो के ऊपर, तो वो भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। शनि को हम लोग जहर कहते हैं, नशा कहते हैं, राहु को हम लोग जहर कहते हैं। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, और सेकंड हाउस होता है इंटेक का, शनि का सेकंड हाउस को देखना, स्पीकिंग वाले लॉर्ड को देखना, राहु का अपने केंद्रीय प्रभाव से सेकंड हाउस को इफेक्ट करना, कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपको कुछ ऐसे पदार्थ दिए गए थे जिसकी वजह से आपके डेथ का एक रीज़न बना, जो आगे जाके आपकी डेथ का एक कारण बन गए। और आखिर में दोस्तों एक बार, वो सभी लोग जो जानना चाहते हैं कि डेथ का कारण क्या बनता है नॉर्मल किसी भी कुंडली के अंदर, जब 8th हाउस के अंदर शनि होगा और शुक्र जो कि फर्स्ट का भी लॉर्ड एज को डिनोट करता है, 7th डिजीज़ को डिनोट करता है, वो भी जब यहाँ पे आ जाएगा, तो जब भी शनि और फर्स्ट का लॉर्ड 8th हाउस में कंबाइन करेंगे, तो दोस्तों आप मान कर चल सकते हैं कि आपके जो डेथ का कारण बनेगा वो डिजीज़ बनेगी। इसमें एक्सीडेंट नहीं होगा, सुसाइड नहीं होगा, कोई इस अनटाइमली डेथ नहीं होती। डेथ जब भी होगी किसी न किसी रीज़न, मतलब किसी न किसी डिजीज़ से होगी। इसमें एक्सीडेंटल डेथ नहीं होती, सुसाइडल डेथ नहीं होती। तो यहाँ पे क्योंकि शनि भी है, क्योंकि बाकी यहाँ पे चंद्रमा भी है, फर्स्ट का लॉर्ड शुक्र भी यहाँ पे 6th का लॉर्ड बन के आता है, तो शनि लंबी बीमारी भी देता है, लंबी क्रॉनिक, उनको क्रॉनिक डिसीज, कैंसर भी देता है, उनको क्रॉनिक डिजीज़ ही थी। लास्ट में आते आते उनके आवाज़ भी चली गई थी, बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे वो, तो अंत में यही उनका कारण बना उनके डेथ का। तो इतनी बड़ी कुंडली है, इतने बड़े इंसान थे वो। तो वो सभी लोग जिनको राजयोग देखने, इस कुंडली का एक एग्जाम्पल है, इस कुंडली को स्टडी करेंगे, अपनी कुंडली से मैच के राजयोग आ जाएगा। स्पिरिचुअलिटी में, धार्मिकता में जाना चाहें, फैन फॉलोइंग, अमेजिंग फैन फॉलोइंग, पर्सनैलिटी, लुक्स, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशनल स्पीकर, ये सब कुंडलियाँ। तो जाने से पहले मैं बता सकता हूँ दोस्तों, बस एक बार आप ये चीज़ दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूँ एक लाइन के अंदर, त्रिकोण और केंद्र के लॉर्ड जब पार्टिसिपेट करेंगे, जितने ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतने ज़्यादा राजयोग बनती है। इंदिरा गांधी की कुंडली अगर आप देखिए, ज़बरदस्त। मैंने मोदी साहब की कुंडली डाली थी, उसमें एक कॉम्बिनेशन त्रिकोण और केंद्र के कॉम्बिनेशन बनते हैं। केजरीवाल जी की कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं। और ये जब तीनों लगन के स्वामी आपस में कंबाइन करेंगे, तो आप देखिए कुंडली का जो वैल्यू बहुत ऊपर चली जाती है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप कोई और कुंडली देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। और फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लाइक कीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और ईयरली रिपोर्ट के लिए हमें कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए। चलिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि लोग पूछना चाहेंगे उनकी शादी क्यों नहीं होती, शादी ना होने के कारण क्या थे। दोस्तों देखिए, 7th हाउस होता है मैरिज के लिए। बस मैं आपको 1 मिनट का टाइम लूँगा आपका। ये होता है मैरिज। 7th हाउस में अगर सूर्य, राहु और शनि, इनमें से अगर 2 लोग अपना इफेक्ट डालेंगे तो शादी होती नहीं है, अगर होगी भी तो टूट जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सूर्य ऑलरेडी है यहाँ पे, और 11th हाउस से राहु का जो 9th एक्सपेक्ट आएगा उस पर
सूर्य राहु ने यहाँ पे आके इनकी मैरिज को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैरिज नहीं हुई इनकी। और देखेंगे 8th का जो लॉर्ड, 7th का जो लॉर्ड है मंगल, वो भी 8th हाउस में आके काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। तो और शनि के साथ भी, तो शनि भी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब भी वो तीनों चीज़ें पार्टिसिपेट करेंगी, ऐसे में शादी नहीं होती, अगर होती है तो टूट जाती है। चलो प्रतिभा जी, चलिए फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड, जय माता दी।